राज्यसभा और लोकसभा का नाम कब रखा गया? राज्यसभा और लोकसभा की अधिकतम संख्या भारत में कितनी हो सकती है? किस देश पर आधारित है भारतीय संसदीय व्यवस्था? हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मुदिता और आप सबका स्वागत है मुदिता आईएएस वॉरियर्स में। आज हम इंडियन पॉलिटी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है संसद यानी कि पार्लियामेंट। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के प्रश्न पत्र उठा के देख ले तो कभी ऐसा नहीं होता पिछले 10 साल 15 सालों में कि इस चैप्टर से क्वेश्चन ना आए, क्योंकि ये बहुत बड़ा एरिया कवर करता है, बहुत बड़ा एंगल कवर करता है, इसलिए इस चैप्टर से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। तो जो प्रश्न पूछे गए हैं अगर आपको इनका आंसर पता है तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए, वरना आप वीडियो देखने के बाद आपके मन में कोई डाउट नहीं बचेगा और आप सभी प्रश्नों का उत्तर बहुत अच्छे से कमेंट में मुझे दे पाएंगे। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। संसद या पार्लियामेंट। संसद केंद्र का विधायी अंग होता है। आपको पता है केंद्र में विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका होती है, जिसमें आपको ये भी पता है कि विधायिका का काम क्या होता है, विधि बनाना यानी कि कानून बनाना, और कार्यपालिका का क्या काम होता है, उस विधि को इम्प्लीमेंट करना। ठीक है, तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं संसद के बारे में। तो संसद विधायिका का पार्ट है, इसका उल्लेख संविधान में कहाँ किया गया है सबसे पहले हम ये देखेंगे। तो संविधान के भाग 5 अनुच्छेद 79 से 122 तक संसद के गठन, संरचना, अवधि, विशेषाधिकार आदि का वर्णन किया गया है। ठीक है, कि मतलब संसद किस प्रकार से गठित की जाएगी, उसकी क्या संरचना होगी यानी सदस्य संख्या क्या होगी, अवधि कितनी होगी, जो उसके सदस्य होते हैं उनको कुछ विशेषाधिकार दिए जाते हैं, वो अधिकार क्या होंगे, इन सब के बारे में बताया गया है। तो इसमें से बच्चों के मन में ये प्रश्न आता है कि क्या हमें सारे अनुच्छेद याद करने की ज़रूरत है? नहीं, आपको मुख्यतः जो इम्पॉर्टेंट है और बार बार पूछे जाते हैं वो याद होने चाहिए। तो सबसे पहले इसमें 79 अनुच्छेद 79, 80 और 81 ये आपको याद होने चाहिए। 79 में बताया गया है संसद के बारे में, 80 में राज्यसभा और 81 में लोकसभा। तो आपको इस तरीके से इसको क्रमशः याद कर सकते हैं कि इसकी जो गिनती है वो 79, 80 और 81 है। 79 में संसद के बारे में, 80 में राज्यसभा और 81 में लोकसभा। और इस तरीके से भी याद कर सकते हैं कि पहले रा आता है फिर ला आता है, तो इस तरीके से भी याद कर सकते हैं। सेकेंड पॉइंट ये है कि संसदीय प्रणाली जिसे सरकार का वेस्टमिंस्टर मॉडल भी कहा जाता है। अब ये प्रश्न आता है कि वेस्टमिंस्टर मॉडल क्या है और कहाँ से लिया गया है। तो जो ब्रिटेन की संसद है वहाँ का जो सभा स्थल है जहाँ पे मीटिंग्स होती हैं वो कहाँ पे है, वो लंदन में है, जिसका नाम है पैलेस ऑफ वेस्टमिंस्टर। पैलेस ऑफ वेस्टमिंस्टर उसका नाम है और यहीं से वर्ड ये लिया गया है वेस्टमिंस्टर, जिसका मतलब होता है शासन की लोकतांत्रिक प्रणाली। शासन करने की एक लोकतांत्रिक प्रणाली को जो ब्रिटेन में कई सैकड़ों वर्षों में विकसित हुई उसको कहा जाता है। और भारत ने चूंकि संसदीय प्रणाली ब्रिटेन से ग्रहण की है इसलिए इसको वेस्टमिंस्टर मॉडल भी कहा जाता है। तो अगर आप प्री या मेंस में आपका ये प्रश्न आता है तो आप इसका अच्छे से आंसर दे सकते हैं। इसके बाद हम ये देखते हैं कि भारतीय संसद की आप बात करें तो उसके 3 प्रमुख अंग होते हैं। क्या? राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। मतलब आप समझ सकते हैं 3 खंबे होते हैं, 3 पिलर होते हैं हमारी संसद के। वो क्या होते हैं? राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। अगर आप बोलेंगे राष्ट्रपति तो राष्ट्रपति के बारे में मैंने पढ़ा रखा है और राष्ट्रपति के बारे में अनुच्छेद 52 में दिया गया है उनके पद के बारे में। इसके अलावा उनके कार्य शक्तियाँ 53-54 इसमें दिया गया हुआ है। तो राष्ट्रपति, उसके बाद राज्यसभा और लोकसभा। तो राष्ट्रपति मैं पढ़ा चुकी हूँ, राज्यसभा और लोकसभा के बारे में आज हम इसमें आगे डिस्कस करेंगे। राष्ट्रपति का वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो उसे देख लें, क्योंकि राष्ट्रपति बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और संसद का भी पार्ट है, इसलिए उनके बारे में आपको अच्छे से आइडिया होना ही चाहिए। राज्यसभा। अब आप देखेंगे कि राज्यसभा के और भी कई नाम हैं। राज्यसभा के और क्या नाम है? राज्य परिषद, उच्च सदन, दूसरा चैम्बर, इन नामों से जाना जाता है। लेकिन क्या राज्यसभा का नाम प्रारंभ से राज्यसभा था? जी नहीं, पहले इसको राज्य परिषद कहा जाता था और इसे सन 1954 में इसका नाम बदलकर क्या रखा गया? राज्यसभा रखा गया। तो ये वर्ष पूछ लिया जाता है कि किस वर्ष में नाम परिवर्तित किया गया। तो 1954 में राज्यसभा का नाम राज्य परिषद से राज्यसभा कर दिया गया और लोकसभा को जनता का सदन कहा जाता था, उसको क्या कर दिया गया? लोकसभा। तो आप बहुत इजी है, राज्य परिषद को राज्यसभा और जनता का सदन जो जनता का है वो क्या है? लोकसभा। लेकिन फिर भी बच्चों के मन में कन्फ्यूजन कई बार हो जाता है कि राज्य परिषद शायद लोकसभा हो। तो ये बहुत ही आसान है, रा से राज्य परिषद और रा से राज्यसभा।
लोकसभा जनता का सदन। इसके अलावा राज्यसभा को उच्च सदन भी कहा जाता है, दूसरा चैम्बर कहा जाता है। ठीक है, अब लोकसभा को किन नामों से जाना जाता है? लोकसभा को जनता का सदन, निचला सदन, पहला चैम्बर, इन नामों से जाना जाता है। और लोकसभा का भी नाम कब पड़ा था? 1954। तो आपको वर्ष याद रखना है, 1954 में इनका नाम चेंज किया गया क्रमशः राज्यसभा और लोकसभा। अब इसके साथ ही एक प्रश्न उठता है कि अमेरिका की संसद का क्या नाम है? अमेरिका में भी संसद व्यवस्था है, तो अमेरिका की संसद की क्या नाम है? तो आप देखेंगे कि जो अमेरिका है वहाँ पे विधानमंडल होता है और उसका नाम है अमेरिकी कांग्रेस। मतलब उनकी जो विधानमंडल है उसका नाम है अमेरिकी कांग्रेस, और ये भी प्रश्न पूछे गए हैं। इसके साथ ही आप देखेंगे कि वहाँ पे भी 2 हाउस होते हैं अमेरिका में। मैं यूएस की बात कर रही हूँ, जिसमें उसका जो ऊपरी सदन होता है उसका नाम होता है सीनेट। ठीक है, और जो निचला सदन होता है उसका नाम होता है हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव। हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव कहते हैं निचले सदन को, और सीनेट कहते हैं ऊपरी सदन को। यह आपने न्यूज़ में कई बार सुना होगा कि अमेरिका के सीनेट में ये हुआ, अमेरिका के सीनेट में वो हुआ। वो उनके, जैसे हमारा राज्यसभा वैसे उनका क्या होता है? सीनेट होता है। इसी तरीके से अगर आप देखेंगे कि ब्रिटेन में, तो ब्रिटेन में हाउस ऑफ लॉर्ड कहा जाता है और हाउस ऑफ कॉमर्स कहा जाता है। हाउस ऑफ लॉर्ड मतलब उच्च सदन, और हाउस ऑफ कॉमर्स यानी कॉमन, निचला सदन। इस तरीके से आप याद रख सकते हैं, क्योंकि पेपर में कंपैरिजन करने को भी आता है और बहुत बार चीज़ें अमेरिका से कंपेयर करके पूछी जाती हैं, तो आपको सब कुछ पता होना चाहिए। इसके बाद राज्यसभा में राज्य व संघ राज्यों का प्रतिनिधित्व होता है, जबकि लोकसभा में संपूर्ण रूप से भारत के लोगों का प्रतिनिधित्व होता है। इससे आप क्या समझते हैं? राज्यसभा जो होती है उसमें राज्य और संघ राज्यों का प्रतिनिधित्व किस प्रकार से होता है? अप्रत्यक्ष रूप से होता है। मतलब जो हमारे राज्य हैं वहाँ पे जो लोग चुने जाते हैं उनके द्वारा चुने गए लोग जाते हैं राज्यसभा में अप्रत्यक्ष रूप से। ठीक है, जनता राज्यसभा में चुन के डायरेक्ट नहीं भेजती, जनता के चुने हुए लोगों द्वारा चुने गए लोग भेजते हैं। ठीक है, तो ये अप्रत्यक्ष प्रणाली होती है। लेकिन अगर आप लोकसभा देखेंगे तो लोकसभा में जो निर्वाचित क्षेत्र होते हैं वहाँ के जो कैंडिडेट होते हैं वो जनता डायरेक्ट वोट करती है और डायरेक्ट चुनकर वो लोकसभा में जाते हैं। इसीलिए देखा है कि लोकसभा में ही प्रधानमंत्री चुना जाता है। जो बहुमत प्राप्त दल है उसको, दल के नेता को प्रधानमंत्री चुना जाता है, और वो जो सारे चुन के आते हैं वो जनता द्वारा सीधे चुन के आते हैं, संपूर्ण भारत का प्रतिनिधित्व करते हैं। ठीक है, तो ये लोकसभा और राज्यसभा में एक अंतर भी बताता है। इसके बाद राष्ट्रपति संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता। हमने ये देख लिया कि संसद के 3 पिलर हैं, 1 2 3। ठीक है, राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा। लोकसभा राज्यसभा की बात तो हम आगे करेंगे, लेकिन राष्ट्रपति जी की बात करते हैं। तो राष्ट्रपति जी हैं, इनके बारे में अनुच्छेद 52 में बताया गया है। राष्ट्रपति ना तो लोकसभा का सदस्य होता है ना तो राज्यसभा का सदस्य होता है, फिर भी ये संसद का अभिन्न अंग होता है। क्यों? तो वो संसद का अभिन्न अंग इसलिए होता है कि कोई भी विधि बनानी है या कानून बनाना है तो उसका विधेयक यानी कि बिल पास किया जाता है लोकसभा और राज्यसभा में। जब वो दोनों में पास हो जाता है तब जाता है वो राष्ट्रपति के पास, और जब तक राष्ट्रपति उस पर हस्ताक्षर नहीं करते, किसी भी विधि पे हस्ताक्षर नहीं करते, तब तक वो कोई भी विधेयक विधि नहीं बनता। मतलब कोई भी जो बिल है वो कानून नहीं बनता। इसलिए राष्ट्रपति बहुत इंपॉर्टेंट रोल हो जाते हैं। मतलब आपने कुछ भी कर लिया, जब तक राष्ट्रपति ने सहमति नहीं दी तब तक वो एक्ट नहीं बनेगा। ठीक है, इसके अलावा राष्ट्रपति और भी संसद के लिए कुछ काम करते हैं, जैसे कि आपने देखा होगा कि जो सत्र बुलाने होते हैं, अलग अलग सत्र होते हैं, मानसून सत्र, तो उनका जो आवाहन करना होता है, सत्र आहूत करने का काम वो राष्ट्रपति करते हैं। सत्र खत्म होगा, सत्रावसान, वो करते हैं। लोकसभा विघटित कर सकते हैं। इसके अलावा राष्ट्रपति की एक बहुत पावरफुल शक्ति होती है जिसका नाम है अध्यादेश। जब कोई भी सत्र ना चल रहा हो या कोई इमरजेंसी का टाइम हो तो उस टाइम वो क्या ला सकते हैं? अध्यादेश ला सकते हैं, अध्यादेश से कानून। और आप मुझे कमेंट बॉक्स में ये बताइए कि किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति के पास अध्यादेश लाने की शक्ति है। आपको अगर याद नहीं है तो रिमेंबर करिए, क्योंकि अगर आप सोचेंगे कि हर चैप्टर अलग है तो वो कभी आपको समझ में नहीं आएगा। एक चैप्टर को दूसरे से लिंक करके पढ़ेंगे, और जब नई चीज़ पढ़ें तो पुरानी चीज़ों को रिवाइज करेंगे, तभी आप आगे जा सकते हैं और अपनी समझ को विकसित कर सकते हैं। अगर आप ये पढ़ रहे हैं तो संसद पढ़ रहे हैं तो आपको राष्ट्रपति के बारे में पूरा क्लियर होना चाहिए। अगर आपने मेरा वीडियो नहीं देखा है तो आप पहले उस वीडियो को देख लें। संसद में राष्ट्रपति का बहुत बड़ा योगदान है, तो आपको राष्ट्रपति का अच्छे से समझना ज़रूरी है। तो अध्यादेश लाके वो कानून बना सकते हैं कोई इमरजेंसी के टाइम भी। ठीक है, तो अध्यादेश किस एक्ट में है या फिर किस अनुच्छेद में है वो आप मुझे बताइए, अनुच्छेद का नंबर बताइए। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। राज्यसभा की संरचना के बारे में हम देखते हैं कि जो राज्यसभा है उसकी संरचना क्या है।
राज्यसभा में कुल सीटों की संख्या जो होती है वो कितनी होती है? 250। मतलब राज्यसभा में अधिकतम मेंबर चुने जा सकते हैं 250, 250। ठीक है, ये आपको याद हो जाएगा। अब इसका हम अगर इसको तोड़ें तो इसमें से 238 क्या होंगे? राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के सदस्य होंगे, और 12 सदस्य ऐसे होंगे जिनको राष्ट्रपति सीधा नाम निर्देशित करते हैं, मतलब डायरेक्ट उन्हें मनोनीत करके चुनते हैं। वो पार्ट नहीं लेते, किसी भी इलेक्शन में पार्ट नहीं लेते, उन्हें डायरेक्ट चुन के लाते हैं। तो जो ये 238 सदस्य होते हैं वो राज्य और संघ राज्य क्षेत्र से आते हैं। अब इनका चुनाव कैसे होता है? तो इनका जो चुनाव होता है वो एकल संक्रमणीय अनुपातिक प्रतिनिधि प्रणाली द्वारा होता है। अब आपको इस टर्म का मतलब समझने के लिए भी राष्ट्रपति वाली वीडियो देखना ज़रूरी है, क्योंकि मैंने ये बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है और उस पर बहुत प्रश्न आते हैं। क्या होता है कि इनकी जो राज्यसभा में, आप इस तरीके समझिए, ये है राज्यसभा, ठीक है। यहाँ पे ये सारे मेंबर्स चुन के आए हैं। वो कैसे आए हैं? तो आपको सबसे पहले चलना होगा विधानसभा के पास। विधानसभा क्या होती है? जैसे कि मैंने आपको बताया कि केंद्र में क्या है? संसद है। संसद के 3 पार्ट हो गए, राज्यसभा, लोकसभा, राष्ट्रपति। ठीक है, इसी तरह अगर आप राज्य में जाएंगे तो राज्य में भी 3 होते हैं। उसमें राज्यपाल, विधानसभा और विधान परिषद होते हैं, जो विधि बनाते हैं, कानून बनाते हैं, और इसका नाम होता है विधानमंडल। ठीक है, तो ये विधानमंडल में विधानसभा जो होती है, विधानसभा में अलग अलग सदस्य चुने जाते हैं। अब ये अपने में से चुने गए सदस्यों में से कुछ लोगों को जनसंख्या के आधार पर चुनकर भेजते हैं राज्यसभा। ठीक है, जैसे कि आप उत्तर प्रदेश में मान लीजिए रहते हैं, तो उत्तर प्रदेश में विधानसभा जो होगी वहाँ से कुछ मेंबर्स को इलेक्ट कर कर भेजा जाएगा राज्यसभा में। ठीक है, और वो कैसे इलेक्शन चुना उनका होगा? वही एकल संक्रमणीय पद्धति के द्वारा। वो होता है जनसंख्या के आधार पर कि किसी राज्य में जनसंख्या ज़्यादा है, किसी राज्य में जनसंख्या कम है, तो जितनी आपकी जनसंख्या होगी उसके आधार पर आपको सीटें दी जाएंगी राज्यसभा में। इसलिए कहीं पे हो सकता है 1 ही सीट हो और कहीं पे हो सकता है 30-40 सीटें हों। अगर आप बात करें उत्तर प्रदेश की तो वहाँ पे सीटें 31 हैं राज्यसभा में। तो इस तरीके से सीटों का अनुपात भी अलग अलग होता है। आपके राज्य में राज्यसभा के लिए कितने सीटें फिक्स की गई हैं वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। इसके बाद जो 238 सदस्य हो गए आपके राज्यों से और संघ राज्य क्षेत्रों से, 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। तो वो कौन लोग होते हैं जिन्हें राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं? वो ऐसे लोग होते हैं जो कला, साहित्य, विज्ञान और समाज, 4 वर्ड हैं, कला, साहित्य, विज्ञान और समाज से। ठीक है, तो आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं, क स व स, कला, विज्ञान, कला, साहित्य, विज्ञान, समाज। इसमें जो बहुत अच्छा काम करते हैं, कई प्रतिष्ठिवान और एक्सपीरियंस लोग होते हैं, उनको डायरेक्ट राष्ट्रपति लाते हैं संसद में, जिससे उनको इलेक्शन ना लड़ना पड़े और उनकी भागीदारी भी हो संसद में या राज्यसभा में। तो ऐसे 12 लोगों को राष्ट्रपति सीधा चुनते हैं। इसके बाद इसकी व्याख्या कहाँ पे की गई है? तो आप देखेंगे संविधान की 4वीं अनुसूची में राज्यसभा के सीटों का आवंटन के बारे में बताया गया है। आपको पता है कि कितनी अनुसूची हैं? भारतीय संविधान में वर्तमान समय में 12 अनुसूची हैं, जबकि जब संविधान बना था तो उसमें केवल 8 अनुसूची थी। समय समय में संविधान संशोधन करके बाद में 4 अनुसूची जोड़ी गई। तो आप इसमें जो 4थी अनुसूची है, 4थी अनुसूची में बताया गया है कि राज्यसभा में सीटों का किस प्रकार से बंटवारा होगा, उसके बारे में बताया गया है। तो ये भी प्रश्न आता है किस अनुसूची में बताया गया है? 4थी अनुसूची में। 9th अनुसूची में क्या है, या आप मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर करके बताएंगे कि 9वीं अनुसूची किसी से जुड़ी हुई है और कब उसे जोड़ा गया। ठीक है, अब हम देखते हैं कि राज्यों का प्रतिनिधित्व कैसे होता है। राज्यों का प्रतिनिधित्व मैंने अभी समझाया कि जो राज्य विधानमंडल होता है उसमें से जो विधानसभा है वहाँ के लोगों को चुनकर भेजा जाता है राज्यसभा में। वो भी कैसे? एकल संक्रमणीय पद्धति द्वारा, मतलब उनकी जनसंख्या के आधार पर। ठीक है, और इसका निश्चय कैसे किया जाता है? जब जनगणना होगी और जनगणना के बाद फिर से चेक किया जाएगा कि जनसंख्या बढ़ी है या कम हुई है, उसके आधार पर सीटें कम या ज़्यादा की जा सकती हैं। इसके बाद होता है संघ राज्य क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व।
तो आपको पता है कि संघ राज्य क्षेत्र यानी कि जो केंद्र शासित प्रदेश होते हैं, तो इसमें से केवल दिल्ली और पुडुचेरी ऐसे हैं जो राज्यसभा में जिनका सीटें हैं, बाकी जगहों का नहीं है, क्योंकि बाकी जगहों की जो संख्या है बहुत कम है, इसलिए उनका प्रतिनिधित्व नहीं होता राज्यसभा में, केवल दिल्ली और पुडुचेरी। तो इसमें भी प्रश्न आते हैं कहाँ कहाँ का होता है, दिल्ली और पुडुचेरी का होता है। ठीक है, उसके बाद नाम निर्देशित सदस्य, तो नाम निर्देशित वही राष्ट्रपति मतलब मनोनीत करते हैं डायरेक्ट कला साहित्य क्षेत्र से। ठीक है, इसके अलावा आपसे ये प्रश्न पूछा जाता है कि राज्यसभा में अलग अलग राज्यों की संख्या किस आधार पर अलग होती है, तो जनसंख्या के आधार पर होती है। इसका आप उदाहरण दे सकते हैं कि जहां उत्तर प्रदेश में 31 होती है, वहीं त्रिपुरा में केवल 1 सीट होती है राज्यसभा में। ठीक है, तो इस तरीके से क्षेत्र की जनसंख्या के हिसाब से। लेकिन जबकि अब आप अमेरिका में देखेंगे, अमेरिका से बहुत क्वेश्चन आता है, जबकि आप अमेरिका में देखेंगे तो ऐसा नहीं होता। अमेरिका में कोई भी ऐसा नहीं है कि जनसंख्या के आधार पर सीटें होंगी। वहाँ पे क्या कर रखा है, हर राज्य से 2 सीटें होंगी और टोटल 100 होंगे। ठीक है, 100 सीटें हैं और हर राज्य को 2 सीटें दिए, चाहे आपकी जनसंख्या 10 है तो भी आपके यहाँ से 2 बंदे आएंगे, और चाहे आपकी संख्या 5 है तो भी आपके यहाँ से 2 बंदे आएंगे सीनेट में, यानी कि जो उनका उच्च सदन होता है वहाँ पे। ठीक है, दूसरा एक अंतर आता है कि हमारे यहाँ जो ये प्रणाली है नाम निर्देशित करने वाली, यानी कि राष्ट्रपति मनोनीत करेंगे, अमेरिका में ऐसा नहीं है। अमेरिका में सारे मेंबर जो हैं वो इलेक्ट होकर इस तरीके से आते हैं, कोई भी राष्ट्रपति मनोनीत करके नहीं लाते हैं। तो ये हो गया राज्यसभा की संरचना। अब देखते हैं लोकसभा की संरचना। लोकसभा की संरचना, पीछे आपने राज्यसभा की संरचना पढ़ी, अब पढ़ेंगे हम लोकसभा की संरचना। इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो कई बार पूछा जाता है, जिस तरह जो राज्यसभा है वो संसद का एक स्थायी सदन है, स्थायी मतलब परमानेंट सदन है, जबकि लोकसभा क्या है, लोकसभा को विघटित किया जा सकता है, ये स्थायी सदन नहीं है। अब देखते हैं संरचना, तो इसमें मैक्सिमम संख्या 552 हो सकती है, मतलब 552 लोग लोकसभा में हो सकते हैं सदस्य संख्या, जिसमें से 530 होते हैं राज्यों से जो राज्यों का प्रतिनिधित्व करते हैं, 20 केंद्र शासित प्रदेश से और 2 होते हैं एंग्लो इंडियन, यानी राष्ट्रपति उनको मनोनीत कर कर लोकसभा में भेज सकते हैं। तो इस तरीके से टोटल हो सकते हैं 552। अब देखते हैं जो 530 लोग राज्यों का प्रतिनिधित्व करते हैं वो कैसे चुन के आते हैं। जहां आपने देखा कि राज्यसभा में क्या होता है कि राज्यसभा में जो राज्य विधानमंडल में चुने हुए लोग हैं, ठीक है, राज्यों में चुने हुए लोग हैं, वो अपने में से कुछ लोगों को वोट करके चुन के और भेज देते हैं राज्यसभा में। ठीक है, लेकिन यहाँ लोकसभा में क्या होता है, लोकसभा में पूरा भारत अलग अलग निर्वाचित क्षेत्र में बटा हुआ है और उन निर्वाचित क्षेत्र में कैंडिडेट इलेक्शन में खड़े होते हैं, पार्ट लेते हैं और वो सीधे जनता उनको वोट देती है और जनता के चुने हुए मेंबर सीधे जाके बैठते हैं लोकसभा में। मतलब आपने जिनको वोट दिया वो जाएंगे डायरेक्ट लोकसभा में। तो राज्य में चुनाव होता है, अब वोट कौन देगा, कोई भी व्यक्ति, भारतीय व्यक्ति जिसकी उम्र 18 साल से ऊपर है वो चुनाव में वोट दे सकता है, यानी कि मत दे सकता है। इससे भी प्रश्न पूछा जाता है कि मत देने की जो आयु है वो 18 वर्ष कब की गई। पहले ये आयु हुआ करती थी 21 वर्ष, लेकिन इसको किया गया 61वें संविधान संशोधन 1988 में एक एक्ट लाया गया और उसके तहत कर दिया गया कि 21 से घटाकर 18 आयु कर दी गई मत देने की, यानी कि वोट देने की कर दी गई। इसके बाद 20 सदस्य आते हैं केंद्र शासित प्रदेश से, जहां आप कंपेयर करके पढ़िए। राज्यसभा में क्या था, केंद्र शासित प्रदेश से केवल दिल्ली और पुडुचेरी का प्रतिनिधित्व होता है, जबकि यहाँ पे संख्या कितनी रखी गई है, 20। ये वैसे जो हमारा संविधान है उसमें ये संसद पे छोड़ा गया कि आप डिसाइड कर सकते हैं कि किस तरीके से लोकसभा में केंद्र शासित क्षेत्रों के लोगों को किस तरीके से लाया जाएगा। इसके लिए आप एक प्रक्रिया बना सकते हैं। तो संघ राज्य क्षेत्र अधिनियम 1965 संघ राज्य क्षेत्र अधिनियम 1965 लाया गया और ये बनाया गया कि जिसमें 20 जो सदस्य होंगे वो संघ राज्य क्षेत्रों से आएंगे, यानी दिल्ली पुडुचेरी जितने भी हमारे ये प्रदेश हैं यहाँ से आएंगे। ठीक है, जो लोकसभा में प्रतिनिधित्व करेंगे। इसके अलावा 2 एंग्लो इंडियन होंगे। अब एंग्लो इंडियन कौन होते हैं, ऐसे लोग जो भारतीय हैं पर उनके पूर्वज पिता या कोई भी ब्रिटेन का था यानी यूरोपीय था, तो वो एंग्लो इंडियन है। तो अगर ऐसे लोगों का प्रतिनिधित्व लोकसभा में नहीं है तो राष्ट्रपति ऐसे 2 लोगों को मनोनीत करके लोकसभा में ला सकते हैं। ठीक है,
इसके बारे में भी क्या था कि इसके बारे में ये व्यवस्था की गई थी कि 1960 तक ये एंग्लो इंडियन का जो चक्कर है 1960 तक रहेगा। लेकिन फिर 95 संविधान संशोधन हुआ, 95वां संविधान संशोधन हुआ 2009 में, और 2009 में इस व्यवस्था को 2020 तक बढ़ा दी गई, मतलब वर्तमान तक बढ़ा दी गई। और फिर आगे इसको ऐसे जैसे वो ईस्ट इंडिया कंपनी वाले अपना आगे आगे बढ़ाते थे, वैसे भारत में भी कुछ व्यवस्थाएं आगे आगे बढ़ा दी जाती हैं 20-20 साल के लिए। ठीक है, तो आपको ये क्लियर हो गया कि जो 530 सदस्य आते हैं वो जनता द्वारा डायरेक्ट वोट से चुन के आते हैं, केंद्र शासित प्रदेश के भी चुन के आते हैं, 2 एंग्लो इंडियंस को चुना जाता है। ठीक है, राज्य का प्रतिनिधित्व, संघ राज्य क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व और नाम निर्देशित सदस्य, इस तरीके से यह पूरी संरचना होती है लोकसभा की। आज हमने क्या क्या कवर किया? आज हमने संसद का परिचय, इसके अलावा संसद में लोकसभा और राज्यसभा की क्या संरचना होती है, और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जिससे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो डिस्कस किए। इसके अलावा अब आगे आने वाले वीडियो में 2 या 3 पार्ट संसद से और आएंगे, जिसमें हम पढ़ेंगे कि संसद में बहुत सारे जो वर्ड्स होते हैं, टर्म्स होते हैं, उनसे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, प्रस्ताव पे क्वेश्चन आते हैं, अविश्वास प्रस्ताव क्या है, सत्रवसन क्या है, सत्र आहूत करना क्या है, योग्यताएं क्या होनी चाहिए। इसके अलावा विधेयक पे कि धन विधेयक क्या होता है, वित्त विधेयक क्या होता है, अलग अलग विधेयक क्या होते हैं और उसमें राष्ट्रपति की क्या भूमिका होती है, उनके बारे में हम अलग अलग पार्ट्स में पढ़ेंगे, जिससे आपको अच्छे से सारा पूरा जो ये पार्लियामेंट का चैप्टर है वो बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए। इसके अलावा हमारा मॉडर्न हिस्ट्री का सीरीज चल रहा है, आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। इसमें हम स्पेक्ट्रम की समरी, साथ साथ विपिन चंद्र स्पेक्ट्रम की समरी बना के पढ़ा रहे हैं, जिससे आप बहुत कम टाइम में बहुत अच्छे से अपना मॉडर्न हिस्ट्री को कवर कर सकते हैं, और मॉडर्न हिस्ट्री को कवर कर सकते हैं, पॉलिटी को कवर कर सकते हैं, और अपनी प्रैक्टिस को और अपनी जो तैयारी चल रही है उसको बूस्ट कर सकते हैं, एक बूस्टअप दे सकते हैं। आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। देखने के लिए धन्यवाद।